बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हम आगे अभी लेक्चर हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है वो स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर उसमें लास्ट लेक्चर अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी के हवाले से रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जीन जेनेटिक इंजीनियरिंग ये हमने पढ़ लिया था। ठीक है, यहाँ तक। और उसके बाद पीसीआर है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, डीएनए एनालिसिस है। ठीक है, फिंगरप्रिंटिंग वगैरह हो जाती है। ठीक है, ये एक ही चीज़ है, डीएनए एनालिसिस या फिंगरप्रिंटिंग। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद जीन थेरेपी का टॉपिक है और ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, प्लांट्स एंड एनिमल्स है। इसमें टिश्यू कल्चर का एक आपका टॉपिक आता है। ठीक है, वो वाला इंक्लूडेड इसमें जो है वो नहीं होगा इस चैप्टर के अंदर। ठीक है। अच्छा जी, तो हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसमें एक और भी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का भी आई थिंक सो आता है। ठीक है, तो वो भी जरा देख लीजिएगा, वो भी टॉपिक जो है इंक्लूड नहीं है। ठीक है, ओके जी। तो हम लोग नेक्स्ट मूव कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर का मैं थोड़ा सा रिवाइज करता जाता हूँ। हम लोगों ने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने आरडीटी और पीसीआर से रिलेटेड ये डिस्कस की। फिर हमने कहा था कि आरडीटी क्या है, उसके फीचर्स, उसके पॉइंट डिस्कस किए कि जीओआई, मॉलिक्यूलर सीजर्स, मॉलिक्यूलर कैरियर्स, एक्सप्रेशन सिस्टम। फिर हमने कहा कि जी हमारे पास जो जीओआई है उसको कैसे ऑब्टेन करते हैं। उसके बाद ये हमने स्ट्रक्चर देखा कि जीन का फीचर क्या होता है, स्ट्रक्चर का होता है कि जहाँ पे वो मौजूद हो। फिर मॉलिक्यूलर सीजर्स कैसे होती हैं, फिर उसके बाद मॉलिक्यूलर कैरियर्स हमने पढ़े। उसके बाद हमने पढ़ा कि लाइगेशन कैसे करता है। बाय द वे, ये जीन का इस प्लाज्मिड के साथ अटैच होना, दैट इज कॉल्ड एज लाइगेशन। ठीक है, तो इसी तरह नेक्स्ट मूव करेंगे हम, तो उसमें हमारे पास एक्सप्रेशन सिस्टम इस तरह से है। ठीक है, और देन हमारे पास जो है ये हमने डायग्रामेटिकली एनिमेशन देखी थी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास स्टार्ट हो रहा है पीसीआर। ठीक हो गया। अच्छा, अब पीसीआर जो है वो हमारे पास क्या है, बाय द वे किस तरह से हम उसको स्टडी करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास याद रखिएगा पीसीआर एक्चुअली स्टैंड फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक हो गया, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और से याद रखना ये रिएक्शन है। ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये रिएक्शन इज डन बाय, ठीक है, आपका जो एक मशीन है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं थर्मोसाइक्लर। ठीक हो गया। वर्ड को अगर आप देखें थर्मोसाइक्लर को, थर्म हम कह रहे हैं हीट को, साइक्लर कहते हैं साइक्लिक मैनर के अंदर उसको मूव कराना। ठीक हो गया। तो हमने क्या कहा, थर्मोसाइक्लर हीट की साइक्लिक मूवमेंट, सिंपल हीट। ठीक है, साइक्लिक मूवमेंट। ठीक, एक्चुअल में ये हमारे पास टेक्निक है दैट इज डिस्कवर बाय एक साइंटिस्ट था हमारे पास, कैरी ब्यूल्स ने जो है वो इसको आइडेंटिफाई किया था। ठीक है, अबाउट 20th सेंचुरी की, बिल्कुल, यानी आप कह सकते हैं कि 1984 के राउंड अबाउट पे। ठीक है। अच्छा, अब इसका मेथड क्या था, पर्पस क्या था। ठीक है, कि जो पीछे हमने आरडीटी पढ़ा था, आरडीटी के अंदर हम क्या करते थे कि जीन को लेते थे, उस जीन को हम प्लाज्मिड के अंदर ऐड करते थे। उसके बाद उसको, यानी वेक्टर था हमारे पास, उसके बाद हम उसको ऐड करते थे किसके अंदर, सिंपली जो एक्सप्रेशन सिस्टम है, एक्सप्रेशन सिस्टम यानी बैक्टीरिया है, इसके अंदर जो है वो ऐड करते थे और उसकी कॉपीज जो है वो बनाते थे। बट हियर हम क्या करते हैं, ये आर्टिफिशियल आप कह लें जीन की कॉपी करना है विद द हेल्प ऑफ टेक्निक कॉल्ड थर्मोसाइक्लर। अब इसमें होता क्या है, ठीक है, किस तरह से ये रिएक्शन परफॉर्म किया जाता है, किस तरह से ये मशीन इसको हेल्प कर रही होती है। तो एक्चुअल में याद रखना है कि इस प्रोसेस के 3 स्टेप्स हैं। ठीक है, पॉलीमरेज रिएक्शन के कितने स्टेप्स हैं, 3 स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप है, इसको हम कहते हैं डीनेचुरेशन। दूसरा स्टेप है जिसको हम कहते हैं एनीलिंग।
एंड थर्ड स्टेप इज एक्सटेंशन। ठीक हो गया। यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास VCR3 डीनेचरेशन, एनीलिंग एंड एक्सटेंशन, यानी कोई ना कोई चीज डीनेचर होगी। अब इसमें सादा आसान अल्फाज में अगर आपको बताऊं तो हमारे पास क्या होता है, डीएनए होता है। ठीक हो गया, क्या होगा हमारे पास, डीएनए। हम उस डीएनए को क्या करेंगे, डीनेचर। अब एक होता है डिग्रेडेशन, ठीक है, एक होता है डिग्रेडेशन। अब फर्ज करो कि ये डीएनए है, ये डबल स्ट्रैंडेड है। अगर मैं कहूँ ना डीनेचरेशन तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों फ्रेगमेंट अलग हो गए। अगर मैं कहूँ डिग्रेडेशन इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों फ्रेगमेंट यानी जो डीएनए था वो चॉप आउट हो गया, टूट गया, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गया। इसको हम कहेंगे डिग्रेडेशन। डीनेचरेशन हमेशा एक बात याद रखनी है कि जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है उनका सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट हो जाना। तो अगर मैं कहूँ कि डीनेचरेशन इसकी क्या होगी, तो इट विल बी लाइक ये फ्रेगमेंट अलग, ये फ्रेगमेंट। अब ये सिंगल सिंगल स्ट्रैंडेड जो है वो दोनों फ्रेगमेंट बन गए। ठीक हो गया। उसके बाद होती है एनीलिंग। एनीलिंग हमारे पास क्या होती है, अच्छा अब यहाँ पे याद रखना कि जो डीनेचरेशन है, डीनेचरेशन इज डन एट हाईएस्ट टेम्परेचर, और वो टेम्परेचर हमारे पास होता है ऑल अबाउट 92 टू 94, 93, 94, इस तरह से आगे चला जाता है। ठीक है, मैं इसको अबाउट कह देता हूँ, इस तरह लिख के ना मैं कह देता हूँ अबाउट 93 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद होता है एनीलिंग। एनीलिंग का जो टेम्परेचर होता है वो होता है हमारे पास अबाउट 55 डिग्री कर देते हैं, और एक्सटेंशन का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 72 डिग्री। अब ये है क्या, इसको जरा पहले गौर से सुनिएगा फिर आपको समझ आ जाएगी कि क्या है। 93 डिग्री टेम्परेचर हम रखते हैं तकरीबन 1 मिनट के लिए, 55 टेम्परेचर हम रखते हैं 2 मिनट के लिए, इसी तरह जो 1.5 मिनट हम रखते हैं 72 मिनट के लिए। अब मैं इसको बताता हूँ, जरा गौर से देखना। हमारे पास मैंने अब आपको चीज बताई है, ये बताई है कि जी हमारे पास एक मशीन है। ठीक हो गया, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मेरे पास क्या है, एक मशीन है, और इस मशीन, लेट्स सपोज ये है मशीन, फर्स्ट करें जस्ट सिंपली एक मशीन। ठीक हो गया। अब इस मशीन को हम क्या करते हैं, यहाँ से सेट कर देते हैं अपनी मर्जी से, यानी इसके ऊपर 3 आप कह सकते हैं रीजन है। वन रीजन है जो 92 डिग्री तक हम इसको सेट कर देते हैं, उसके बाद दूसरा रीजन हम इसको कर देते हैं 55, और इसको टाइम, उसके बाद इसको कर देते हैं 72। सपोज इसको हम 1 मिनट के लिए हम कहते हैं कि भाई मशीन आपने काम करना है कि जो है ना आपके अंदर, लेट्स सपोज यहाँ पे हम कहते हैं कि ये मशीन के अंदर जो है ना वो ये चीजें पड़ी हुई है यहाँ पे। ठीक है, इसके अंदर हमने ये चीज रखी है। ठीक हो गया, इसके अंदर लेट्स सपोज अब इस मशीन के अंदर ये मशीन क्या करेगी ना, 1 मिनट के लिए इसके अंदर जो मटेरियल पड़ा होगा उसको 92 डिग्री या 93 या 94 डिग्री के लिए उसको क्या करेगी, हीट करेगी। कितने मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए। उसके बाद वो क्या करेगी, हीट को कम करके टेम्परेचर को 55 डिग्री पे ले आएगी, और वो करेगी 2 मिनट के लिए, फिर 72 पे ले आएगी और उसको करेगी 1.5 मिनट के लिए। अब जैसे ही ये टाइम खत्म होगा, यानी 72 1, ये फिर दोबारा शुरू में चली जाएगी, और फिर पहला स्टेप होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ये तीसरा करने के बाद फिर वो स्टार्ट में आ जाएगी, ये करने के बाद फिर वो स्टार्ट में आ जाएगी। ठीक हो गया। तो ये इट इज जस्ट लाइक जिस तरह घर के अंदर आप ओवन सेट करते हैं। ठीक है, आप कहते हैं कि जी इतने टाइम के लिए मैं उसको सेट कर देता हूँ, आप उसका टेम्परेचर भी इवन सेट कर सकते हैं, जो मॉडिफाइड अभी ओवन मौजूद है। तो आप क्या करते हैं, उसका टेम्परेचर सेट कर देते हैं कि यार ये 94 डिग्री के लिए ना ये 5 मिनट के लिए जो है इसको रहना चाहिए। इसी तरह जो ये मशीन होती है, इस मशीन के अंदर भी हम क्या करते हैं कि 90 जो है वो 92 डिग्री तक हम 1 मिनट के लिए, फिर 2 मिनट के लिए। इससे क्या निकलता है कि
ये एक साइकिल को इंडिकेट करती है, यानी हमारे पास डीनेचुरेशन, उसके बाद अनीलिंग, उसके बाद एक्सटेंशन। ठीक है, एक्सटेंशन ये क्या है, याद रखना ये एक साइकिल है। और एंटीटेस्ट में पूछा जा सकता है कि अनीलिंग, ये क्योंकि आपकी बुक में टेम्परेचर नहीं लिखा हुआ, बट ये वैल्यूज टाइम की जरूर दी हुई है। अगर आप लोग मूव करेंगे ना पेज 206 पे, तो वहां पे आपको बताया हुआ है, टेबल एक बना हुआ है, डायग्राम बनी, उसके अंदर उन्होंने लिखा हुआ है। ठीक, तो ओवरऑल वन साइकिल कंसिस्ट ऑफ denaturation, annealing, extension, and one cycle lays for how much time? 1, 3, उसके बाद क्या आ गया 4.5, तो 4.5 मिनट का क्या है, एक साइकिल है। ठीक है, आपको पूछ सकता है कि जी अगर हमने 50 साइकिल्स रन करने हैं तो उसके लिए कितना टाइम रिक्वायर होगा, या वो आपको आवर्स में जो है वो पूछ सकता है। समझ आ गई? फिर वो आपको पूछ सकता है कि डीनेचुरेशन कितने मिनट के लिए, टेम्परेचर शायद वो ना पूछे। ठीक है, टेम्परेचर हो सकता है वो शायद ना पूछे, बट आपने एक चीज जो है वो याद रखनी है हमारे पास। ठीक है, वो क्या है कि टेम्परेचर अगर वो याद नहीं रखता तो आपने एक चीज ये करनी है हमारे पास कि जो टाइम दिया हुआ है ना, ठीक है, जो टाइम स्पैन दिया हुआ है, यू मस्ट हैव memorize 1 minute for denaturation, 2 minute for annealing, 1.5 minute for extension। ये आपने एक सीधा देसी सा तरीका याद रख लेना है कि भाई हम मशीन को जो है ना पहले 94 92 डिग्री यानी हाई टेम्परेचर पे डीनेचुरेशन के लिए 1 मिनट के लिए रखते हैं, फिर अनीलिंग होती है उसमें हम उसको 2 मिनट के लिए रखते हैं, उसके बाद हम उसको 1.5 मिनट के लिए रखते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई इस मशीन के अंदर आपने यहाँ क्या ऐसा रखा कि आपको ये साइक्लिक मैनर के अंदर हीट देनी पड़ी। तो एक्चुअल में हमारे पास क्या होता है कि इस ये जो हमने इस मशीन के अंदर रखी है चीजें, ठीक है, उस मशीन के अंदर चीजें कौन कौन सी होंगी, एक तो होगी GOI, GOI जीन ऑफ इंटरेस्ट, यानी वो जीन जिसकी हमने कॉपी करनी है, हम उसको क्या करेंगे, इसके अंदर रखेंगे। हमारे पास ट्यूब्स होती हैं इस तरह से, ठीक हो गया, तो हम क्या करते हैं उस ट्यूब के अंदर जो है वो रखेंगे। नंबर वन जीन हो गई। उसके बाद नंबर 2 हमारे पास क्या होता है, DNA पॉलीमरेज, यानी एंजाइम जो हमारे पास हमें बताए, जो इस जीन ऑफ इंटरेस्ट की कॉपी करे। अब जरा गौर से देना, मैं यहाँ लिखता जाता हूँ, साथ साथ आपको समझाता भी जाता हूँ कि ये मेरे पास है जीन ऑफ इंटरेस्ट, यानी ये जीन है GOI। उसके बाद मेरे पास DNA पॉलीमरेज, यहाँ पे हम एक स्पेशल किस्म का एंजाइम यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं टैक पॉलीमरेज। ठीक हो गया, इसकी रीजन क्या होती है मैं बताता हूँ। टैक थर्मस एक्वेटिकस कहा जाता है। तो थर्मस एक्वेटिकस यानी हमारे पास जो टैक पॉलीमरेज है, हम क्या करते हैं उस टैक पॉलीमरेज को, यानी DNA पॉलीमरेज ही होता है, इसको यूटिलाइज करते हैं। ये आ गया जी DNA पॉलीमरेज। उसके बाद तीसरी चीज जो हम इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम कहते हैं प्राइमर्स। ठीक हो गया, 2 प्राइमर होते हैं, एक हमारे पास होता है फॉरवर्ड और एक हमारे पास होता है रिवर्स, फॉरवर्ड प्राइमर एंड रिवर्स प्राइमर। ठीक हो गया, यानी 2 प्राइमर हमारे पास मौजूद होंगे, फॉरवर्ड रिवर्स। ठीक, प्राइमर्स का क्या काम होता है जरा गौर से देखना। जब हम करते हैं ना, अब आपको समझ आएगी ये टेम्परेचर क्यों कर रही थी। जब हमने किया ना 92 डिग्री, तो DNA का आ जाएगा डीनेचर। डीनेचर कैसे होगा कि ये फ्रेगमेंट अलग हो गया, ये दूसरा फ्रेगमेंट अलग हो गया। मैं लेट्स सपोज इसको इस तरह से 5 to 3, 3 to 5 कर देता हूँ। ये ऊपर वाला फ्रेगमेंट 3 to 5 है और नीचे वाला फ्रेगमेंट 5 to 3 डायरेक्शन में। अब ये दोनों DNA के फ्रेगमेंट सिंगल स्ट्रैंडेड कन्वर्ट हो गए। ठीक है, हमने 1 मिनट के लिए उसको रखा। अब हमने उसको अलग क्यों किया, उसकी वजह क्या होती है, अब जरा गौर से देखना। जो हमारे पास होती है ना जीन, ठीक है, ये जीन है फर्ज करो, इस जीन को जहां से शुरू होता है ना, देखो जीन का अगर सीक्वेंस यहाँ पे है तो इसका अपोजिट सीक्वेंस यहाँ पे होगा।
अगर हम इस जीन का ऑपोजिट ले लेंगे तो हमारे पास जीन अगेन आ जाएगी। मतलब क्या हुआ कि ये रीजन हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम क्या करते हैं कि उस जीन को, ये जीन है ना, तो जीन के बिल्कुल स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे हम एक उसका कॉम्प्लीमेंट्री फ्रेगमेंट बनाते हैं। मतलब ये हमारे पास जो है, इसको मैं आगे बताता हूँ, आपको समझ आएगी। ये हमारे पास जीन है, फर्ज करो ये हमारे पास जीन है, इसमें ए टी जी सी 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 जी, इस तरह से ये सारा सो ऑन बना हुआ है। इसका ऑपोजिट जो है वो यहाँ पे हमारे पास भी है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो है इस तरह से ये आगे सो ऑन बना हुआ है। अब हम क्या करते हैं, हम प्राइमर बनाते हैं। ये 3 है, हम बनाते हैं प्राइमर्स। अब जरा प्राइमर्स की स्टोरी सुनना। प्राइमर्स क्या होते हैं? प्राइमर्स हमारे पास, याद रखना, ठीक है, शॉर्ट सीक्वेंस होते हैं। शॉर्ट सीक्वेंस यानी 20-20 बेस पेयर्स। 20 बेस पेयर्स के हमारे पास क्या होंगे, सीक्वेंसेस होंगे। किस चीज के होंगे? 20 बेस पेयर्स होंगे। यानी छोटा सा बिल्कुल फ्रेगमेंट होता है 20 न्यूक्लियोटाइड का, जो याद रख लीजिएगा मिलके क्या बनाता है, प्राइमर बनाता है। प्राइमर क्यों जरूरी है मैं लिख देता हूँ, ठीक है, बिकॉज, वर्ड से सुनना जरा, बिकॉज इसमें जो हमारे पास है डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज कैन नॉट बाइंड टू सिंगल स्ट्रैंड, so primer is complementary to the gene endings। ठीक है, जीन एंडिंग्स, ठीक है, जीन की एंडिंग्स के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ये अगर जीन है ना, ये जीन है हमारे पास, तो इसका ये एंड है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री हमने बनाया होता है। तो ए के ऑपोजिट हमारे पास क्या होता है, इस तरह से, लेट्स सपोज टी होगा या ए होगा, सी होगा, लेट्स सपोज जी होगा। तो ये मैं कहता हूँ कि 5-2-3 प्राइमर है, जो इस तरह से क्या करेगा, यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा, यहाँ, ठीक है, इसके साथ इस तरह अटैच हो जाएगा। जैसे ही अटैच होगा, इससे आगे नहीं अटैच होगा। ये फर्ज करो 4 मैंने लिखी, इमेजिन करो कि ये 20 है। अब हमारे पास जब जैसे ही प्राइमर आके जुड़ जाएगा, ठीक है, इसके साथ अटैच हो जाता है इस तरह से डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, फिर उसको इस तरह से सिंथेसाइज कर देता है। ये अब फॉरवर्ड लेके जा रहा है सिंथेसिस करने के लिए, तो इसको फॉरवर्ड करेगा। अब हमें जीन चाहिए। अब देखना जरा, इसका ऑपोजिट, इस 3 प्राइम का ऑपोजिट ये वाला फ्रेगमेंट था, ठीक। अब इसका ये वाला फ्रेगमेंट था, इसका मतलब है यहाँ पे जीन है, मगर इसको अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री कर रहे हैं तो ये इसी का फ्रेगमेंट आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम उस जीन का एंडिंग, यानी ये जीन इस फ्रेगमेंट का, दूसरे वाले फ्रेगमेंट का एंडिंग से इस तरह से वापस उसकी सिंथेसिस करवाते हैं। समझ आ गई? अब यहाँ से एंडिंग, ये भी जीन का टर्म होता है, टर्मिनल होता है। यहाँ से टर्मिनल से भी हम क्या करते हैं, उसका कॉम्प्लीमेंट्री शॉर्ट डीएनए प्राइमर बनाते हैं। याद रखना क्या बनाते हैं, शॉर्ट डीएनए प्राइमर। ये जैसे अटैच होगा, उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज यहाँ बाइंड करेगा अटैक, और इसको जो है सिंथेसाइज कर देगा। ठीक हो गया। अब ये एक फ्रेगमेंट हो गया और ये दूसरा, यानी एक डीएनए था पहले और उससे 2 डीएनए हमारे पास जो है वो क्या हुए, बन। तो प्राइमर का काम क्या होता है कि प्राइमर जीन के इनिशियल और एंडिंग रीजन के साथ अटैच होता है और जीन की मैक्सिमम कॉपीज बनाने के अंदर इसका जो है वो रोल आ जाता है। अच्छा, अब वापस चले तो हमने क्या कहा जी, कि हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, प्राइमर्स अटैच होंगे। अब याद रखना कि ये डीएनए प्राइमर है, एंटी टेस्ट में पूछा जाता है ये कि पीसीआर में यूज होने वाले प्राइमर कौन से है, डीएनए। अच्छा, जब हम बात करते हैं ना रेप्लिकेशन की, ठीक है, डीएनए जब रेप्लिकेशन करता है, रेप्लिकेट करता है, तो डीएनए की रेप्लिकेशन में क्या होता है भला, आपको पता है कि डीएनए की रेप्लिकेशन में आपको याद होगा हमारे पास पहले आता है हेलिकेज, हेलिकेज आके इसके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ता है। फिर आता है प्राइमेज, प्राइमेज आपने पढ़ा था प्राइमर बनाता है और वो प्राइमर जोड़ता है। उसके बाद हमारे पास क्या होगा कि डीएनए पॉलीमरेज था, वो अटैच होके तो क्या करता है, सिंथेसिस करेगा। ये हम पढ़ेंगे हम इंशाल्लाह। बट यहाँ पे एक चीज याद रखने वाली है, और वो क्या है हमारे पास कि जो पहला स्टेप था डीनेचरेशन, दूसरा स्टेप में जब वो डीनेचर हो जाता है तो हमारे पास, याद रख लीजिएगा, लेट्स सपोज ये अलग हो गया हुआ था, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हमें चाहिए होंगे प्राइमर। प्राइमर का टारगेट डीएनए के साथ
टारगेट डीएनए या जीन, ठीक है, इसके साथ अटैच होना। अब क्या होगा, यहाँ पे अटैच हो जाएगा, इधर यहाँ पे अटैच हो जाएगा। द प्रोसेस इन विच प्राइमर, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, प्रोसेस इन विच प्राइमर विल अटैच टू, आप कह सकते हैं डीएनए, ठीक है, टर्मिनल रीजन्स, ये यहाँ अटैच हो गया। इसके बाद डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे आके बाइंड करेगा और इसको क्या कर देगा, सिंथेसाइज कर, ठीक है। तो टारगेट डीएनए की जो टर्मिनल रीजन्स होती हैं उनके हमने बनाए होते हैं शॉर्ट फ्रेगमेंट, कॉम्प्लीमेंट्री फ्रेगमेंट, उसको हम फिर क्या करते हैं, मतलब यूज करते हैं डीएनए को, आप कह सकते हैं कॉपी करने के लिए, ठीक हो गया। अब क्या होगा, दैट मैकेनिज्म इन विच प्राइमर विल बाइंड टू डीएनए इज कॉल्ड एज अनीलिंग, ठीक हो गया, अनीलिंग। यहाँ पे ये बाइंड कर गया, बस इसको हमने सेकंड नाम दिया था अनीलिंग। उसके बाद है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में क्या होता है कि प्राइमर जब बाइंड कर जाता है ना, ये प्राइमर बाइंड कर गया, ठीक है, यहाँ पे ये दो फ्रेगमेंट थे, जैसे ही प्राइमर बाइंड करता है फॉरवर्ड एंड रिवर्स, तो इमीडिएटली याद रखना आपने कि डीएनए पॉलीमरेज जो था ये यहाँ बाइंड कर देगा, इसे इधर बाइंड करेगा, इसको इधर सिंथेसाइज कर देगा, इसको इधर सिंथेसाइज कर देगा, और इस तरह से हमारे पास दो फ्रेगमेंट बन जाएंगे, ठीक है, इस तरह से इधर आगे इधर आगे। तो एक्सटेंशन कौन करेगा, डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। तो मैं इसको आपको दोबारा दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये देखिएगा जरा, ये हमारे पास मशीन है, इसके अंदर हमने क्या किया कि डीएनए सैंपल यानी जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला, ये हमने यहाँ से ऑब्टेन किया था। उसके बाद प्राइमर होते हैं, फॉरवर्ड होता है एंड रिवर्स होता है, उसके बाद न्यूक्लियोटाइड होते हैं जीसीटी, ठीक हो गया। यानी जाहिर है आपको पता है कि जब डीएनए सिंथेसिस होनी होती है, जब ये सिंथेसिस इस तरह करेगा तो क्या न्यूक्लियोटाइड नहीं रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है, तो ऑब्वियसली सी बात है न्यूक्लियोटाइड रिक्वायर होते हैं। तो हमारे पास क्या होगा यहाँ से, ठीक है, कि डिनेचरेशन। अब ये देखो जरा, जब हमने इन सारी चीजों को ऐड करके मशीन में रख दिया और मशीन को जो है वो सेट कर दिया कि भाई तूने ना 90 टू 1 मिनट के लिए 55 इस टेम्परेचर मशीन को, यानी जो थर्मोसाइक्लर मशीन हमारे पास थी, इसको हम क्या करेंगे, अटैच कर देंगे, ठीक है, और इसको हम यहाँ से प्रोग्राम कर देते हैं कि भाई ये इतने इतने टाइम के लिए होना है। तो अब क्या होगा, ये देखें यहाँ पे ये वेरी करता है, यहाँ पे 92 हमारे पास, मैंने बताया 93 94, ये आगे 100 तक भी हो सकता है। ये डिनेचरेशन। अब इसमें क्या होगा कि डीएनए पहले डबल स्ट्रैंड था, ये सिंगल स्ट्रैंड में आया। अनीलिंग में क्या हुआ, ये देखो फॉरवर्ड एंड रिवर्स प्राइमर अटैच हो गए। उसके बाद क्या हुआ, सिंथेसिस न्यू स्ट्रैंड। एक्सटेंशन जो है वो नेक्स्ट मैकेनिज्म है जिसके अंदर क्या होता है कि यहाँ बाइंड करता है और बाइंड करने के बाद जो है वो आगे सिंथेसाइज कर देता है। अब एक सवाल पूछा जा सकता है कि भाई ये जो आप टैग पॉलीमरेज यूज करते हैं, ठीक है, इसके हवाले से कि देखो 95 ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 36.1 डिग्री टू 37.8 डिग्री होता है, ठीक है, ये ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है, और यहाँ पे टेम्परेचर आप लेके जा रहे हो 95 पे, तो क्या ऐसा नहीं होगा, हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा कि एंजाइम हाई टेम्परेचर पे डीनेचर हो जाते हैं, तो क्या ये जो डीएनए पॉलीमरेज हम यूज कर रहे हैं क्या ये डीनेचर नहीं होगा, तो ऑब्वियसली सी बात है ये डीनेचर हो जाता है। मगर यहाँ इस पीसीआर के अंदर जो हम एंजाइम यूज करते हैं टैग पॉलीमरेज, दैट टैग पॉलीमरेज याद रख लीजिएगा, इसको हम कहते हैं थर्मस एक्वेटिकस। ये एक बैक्टीरिया है, एक्वेटिकस, ये बैक्टीरिया है जिससे ये एंजाइम जो है वो लिया गया है, और ये बैक्टीरिया इतना एक्सट्रीम टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर जाता है कि यानी अगर 100 डिग्री भी होगा ना तो ये बैक्टीरिया फिर भी बचा लेगा, यानी 100 डिग्री पे भी बैक्टीरिया। तो साइंटिस्ट ने कहा कि यार इस बैक्टीरिया में कौन सी ऐसी चीज है जिसकी वजह से ये बच जाता है, ठीक। तो साइंटिस्ट ने जब पता चलाया तो पता चला कि उस एंजाइम जो है, वो जो एंजाइम है, ठीक है, वो एंजाइम हमारे पास असल में थर्मोस्टेबल है, ठीक है, वो एंजाइम क्या है, थर्मोस्टेबल है। तो थर्मोस्टेबल होने की वजह से क्या होगा हमारे पास कि वो जो एंजाइम है वो हाई टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर जाता है, इसलिए हमने इसको रखा, ठीक है। ये देखिएगा जरा, ये देखिए सबसे पहला स्टेप क्या हुआ हमारे पास, ठीक है, डीनेचुरेशन। हमने कहा कि हमारे पास, ये देखिएगा जरा, मैंने आपको बताया कि सबसे पहला काम जो हमारे पास हो रहा है वो हो रहा है डीनेचुरेशन का। सबसे पहला काम क्या हुआ, डीनेचुरेशन।
ठीक है, अभी वो स्टार्ट होती है तो बताता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पे डीनेचुरेशन 100 डिग्री पे, ये डीएनए अलग हो गया, फिर अनीलिंग हुई इस टेम्परेचर पे, ये प्राइमर, ये उसके साथ ये डीएनए पॉलीमरेज है, ठीक है, उसके साथ इसने एक्सटेंड कर दिया, उसको आगे एक्सटेंशन कर दी, ठीक है। और उसके बाद ये जो आपको डिफरेंट कलर में डॉट्स नजर आ रहे हैं, देखो गौर से सुनना जरा, ये डॉट्स क्या होते हैं, ये एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन एंड साइटोसिन होते हैं। जाहिर है कि भाई ये हमारे पास जब आके ये प्राइमर इसके साथ बाइंड करेगा, यहाँ पे ये देखो बाइंड कर गया, तो आगे इस डीएनए पॉलीमरेज में जब उसको ऐसे सिंथेसिस करने के लिए मूव करना है, तो क्या उसको न्यूक्लियोटाइड नहीं चाहिए? तो चाहिए। ये एक न्यूक्लियोटाइड, फिर दूसरा न्यूक्लियोटाइड, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरह से कॉन्टिन्यूसली न्यूक्लियोटाइड आपस में अटैच होते जाते हैं, और अटैच होने के बाद एक्सटेंशन करते हैं और डीएनए की ये कॉपी बन जाती है। अब जरा गौर से देखना, हमारे पास इस तरह से डीएनए की कॉपी बन गई, ठीक हो गया। मैं इसको लेके जाता हूँ दूसरी तरफ, आपको वहां पर भी बता देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि हमारे पास, ये देखना जरा, हमारे पास है ये एक डीएनए था, ठीक है, नेक्स्ट टाइम में क्या हुआ कि ये अलग हो गया, ठीक हो गया, उसके बाद इसके साथ प्राइमर आके जुड़े, नेक्स्ट टाइम में क्या हुआ कि 2 में कन्वर्ट हो गया, ये एक साइकिल हो गया, ठीक हो गया। फिर मैंने कहा ये साइकिल दोबारा रिपीट होना है, यानी पहले क्या था हमारे पास 95 डिग्री लेट्स सपोज, फिर हुआ 55 डिग्री यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे 72 डिग्री, ये 1 मिनट के लिए मैंने आपको बताया था, 2 मिनट के लिए बताया था, और 1.5 मिनट के लिए बताया। अब मैंने कहा था ये यहाँ कंप्लीट होने के बाद फिर 95 कर देगा, फिर 95 होगा, तो ये दोनों जो ये वाले जो फ्रेगमेंट थे डीएनए, ये एक डीएनए था, अब ये इसके 2 फ्रेगमेंट हो गए, ये अगेन फिर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा इस तरह से, और ये वाला फ्रेगमेंट भी क्या हो जाएगा हमारे पास, इस तरह अलग हो जाएगा। अब अगेन 55 डिग्री टेम्परेचर होगा, अगेन उसके साथ प्राइमर आके बाइंड कर जाएंगे, ठीक हो गया, और उसके बाद एक्सटेंशन होगी, तो ये अलग फ्रेगमेंट इस तरह बना देगा, ये अलग बना देगा, ये अलग बना देगा, ये अलग बना देगा, ठीक हो गया। फिर दोबारा से ये 72 पे हुआ, अगेन 95 होगा, ये अलग बनाएगा, ये अलग बनाएगा, ये अलग बनाएगा, ये अलग बनाएगा। तो इस तरह से क्या होता है कि जो डीएनए है हमारे पास, वो क्या है, यानी जो टारगेटेड हमारे पास होता है ना रीजन, उसको क्या किया जा रहा होता है, कॉपी किया जा रहा होता है, जीन को कॉपी किया जा रहा होता है, ठीक हो गया। ये आपको होपफुली समझ आ गई होगी कि हमारे पास जो है वो डीएनए इस तरह से। अब बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज जो नेक्स्ट स्टार्ट होने लगी है, ठीक है, ठीक है, तो वो हमारे पास आ रही है जी, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है, इसको हम इलेक्ट्रोफोरेसिस भी कह देते हैं, ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जिसको कहा जाता है, ठीक हो गया। ये डायग्राम मैंने यहाँ पे ऐड किया है ताकि आपको पता चल जाए कि हमारे पास जो है ये है क्या, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, डायग्रामेटिकली आपको रिप्रेजेंटेशन है किस चीज की, आपके जो सिंपली कह लेके इसको कहते हैं डीएनए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें क्या होता है कि ये एक चैम्बर होता है इस तरह से, ये एक कंट्रोलर होता है, यानी जो इलेक्ट्रोफोरेटिक आप कह सकते हैं इसको ऑपरेटर्स जो है वो कहा जाता है, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे पास क्या होगा कि इसके अंदर ये एक ना टब लाइक स्ट्रक्चर होता है, और हम करते क्या है, जरा गौर से सुनना, हम करते क्या है, इस जेल का पर्पस क्या होता है, इस जेल को यूज किया जाता है, इसको हम मैंने बताया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी कहते हैं, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, ठीक है, गौर से सुनना, यूज्ड टू सेपरेट डिफरेंट साइज्ड, ठीक है, डिफरेंट साइज आप कह लो डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन, यानी प्रोटीन जो डिफरेंट साइज के होते हैं ना, उनको हासिल करने के लिए उसको यूज किया जाता है। मिसाल के तौर पे हमें डीएनए, आरएनए, प्रोटीन नजर नहीं आती, बट हमारे पास हम उसको अलग कर रहे होते हैं इस मशीन के थ्रू। अब इसमें होता क्या है, हमारे पास हम क्या करते हैं, इसका आसान सा तरीका मैं बताता हूँ। आप लोग घर के अंदर इन होम आप क्या करते हैं, किचन के अंदर जो है वो क्या करते हैं जी, कि आपने जेली बनानी है, ठीक है, तो जेली बनाने के लिए आप क्या करते हैं कि वो पाउडर लेके आते हैं, ठीक है, उस पाउडर को आप क्या करते हैं, ऐड करते हैं एक लिक्विड के अंदर, वाटर के अंदर, उसको आप मिक्स करते हैं, उसके बाद आप उसको हीट करते हैं, हीट करने के बाद आपने फर्ज कर लो उसको जो है एक इस तरह से बॉक्स है,
उसके अंदर जो है वो आपने क्या कर दिया, उसको ऐड कर दिया। ठीक है, तो वो क्या करेगा, जब वो सॉलिड होगा, ठंडी होगी, उस सूरत में वो उसी जो है ना वो प्लेट लाइक उसी तरह का जो है वो स्ट्रक्चर बना लेता है। ये जेल बनाने का जो रिफाइन वालों की जेली आती है, आप इस तरह बनाते हो। सेम उसी तरह जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है ये बनाई जाती है। अब इलेक्ट्रोफोरेसिस में वो जो रिफाइन वाली जेली है वो क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते, बिकॉज यहाँ पे जो पाउडर कह ले जेल बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, ये बड़ा स्पेशलाइज्ड होता है। और वो हमारे पास कौन सा है, वो दो होते हैं, एक होता है एग्रोस, ठीक है, दो तरह के होते हैं, एक एग्रोस को भी यूज कर सकते हैं और एक और होता है पॉली एक्रिलअमाइड। ठीक हो गया, इसको एसिराइलमाइड भी पढ़ लेते हैं अक्सर और एक्रिलअमाइड भी करते हैं। ये दो पाउडर है, यानी एग्रोस को भी कर सकते हैं, पॉलीक्रिलामाइड को भी कर सकते हैं। हम क्या करते हैं इसके अंदर के सिंपल हम उस पाउडर को लेते हैं, ठीक हो गया, पाउडर को, यानी कौन सा पाउडर, एग्रोस। एग्रोस के लेने के बाद हम उसको क्या करते हैं, उसका सोल्यूशन बनाते हैं। सोल्यूशन बनाने के बाद हम क्या करेंगे, ठीक है, सिंपली, ठीक है, ये हमारे पास था, उसको हम क्या कर लेते हैं, एक इस तरह से ना चैम्बर, जो अभी मैंने आपको डायग्राम में भी दिखाया कि इस तरह से रेक्टेंगल चैम्बर होता है, उसके अंदर हम क्या करेंगे, उसको ऐड कर देते हैं। ठीक हो गया, ऐड कर देंगे इस तरह से। ठीक है, जैसे उसके अंदर ऐड करेंगे और उसको सॉलिडिफाई करेंगे तो ये क्या होगा, ठंडा करेंगे तो ये इसी तरह एक जेल लाइक बन जाता है। ठीक हो गया, इस तरह से क्या बन जाएगा, एक जेल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, बिल्कुल जेल लाइक। ठीक हो गया, अब इस जेल के अंदर हम क्या करते हैं, कुछ होल्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, होल्स क्रिएट करेंगे, सुराख करते हैं, ठीक है, यानी पोर्स क्रिएट करते हैं। आप सुराख के पोर्स कहते हो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, और उन पोर्स, ये इस तरह से, ठीक है, इस तरह से पोर्स बनाते हैं। हम क्या करेंगे कि इस पोर के अंदर, ठीक है, अब जरा देखो, ये हमारे पास जेल बन रही है। अब दूसरी तरफ हम क्या करते हैं, हमारे पास ये था क्रोमोसोम सेल, हमने क्या किया, इस सेल के अंदर से ये इसको क्रश किया, न्यूक्लियस से इसको हमने निकाल लिया डीएनए। अब हमारे पास डीएनए स्मॉलर है, लार्जर है, हमें नहीं पता। ठीक, अब डीएनए स्मॉलर लार्जर है, हमें नहीं पता, तो एक्चुअल में हमारे पास ये थी ट्यूब, इस ट्यूब के अंदर जो है वो हमारे पास मिक्सचर है, मिक्सचर है किस चीज का, डीएनए का, छोटे बड़े स्मॉल हर साइज। अब हम क्या करते हैं कि ये वाला जो होता है ना ऑपरेटर, इसको उठाते हैं और उठाने के बाद जो मैंने आपको डायग्राम में दिखाई ये वाली, ठीक है, इसके अंदर ये देखिए, इसके अंदर ये जल पड़ी हुई है एक ऑलरेडी, आपको नजर आ रही होगी, इसको इसके अंदर इस तरह से प्लेस कर देते हैं जल को, ठीक, जेली को, और ये आपको पोर्स भी नजर आ रहे होंगे, ये देखो, ठीक हो गया, ये यहाँ पे भी कर लेते हैं हम। अच्छा, उसके बाद फर्दर देखेंगे तो ये आपको नजर आ रहा होगा, ये इलेक्ट्रोफोरेटिक यानी इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स है। एक इसकी हमारे पास जो है वो नेगेटिव साइड है और एक हमारे पास क्या है, इसकी पॉजिटिव साइड है। तो हम क्या करेंगे कि इसको फर्दर कनेक्ट कर देते हैं किसके साथ, जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स होता है, इसी तरह इसको इसके साथ जोड़ देंगे। अब क्या होगा कि हमने क्या करना है कि उस डीएनए को, ठीक है, वो हम इसके अंदर जो है वो ऐड कर देंगे इस तरह से, उन होल्स के अंदर, उन पोर्स के अंदर, ठीक हो गया, वेल्स के अंदर। तो यहाँ से मैंने इसको उठाया और इसके अंदर ऐड किया, ये ऐड किया इस तरह, ठीक हो गया। इसी तरह इसके अंदर भी इस तरह ऐड किया, इसी तरह इसके अंदर भी इसको क्या कर दिया, मैंने ऐड कर दिया। जब मैंने इस डीएनए के मिक्सचर के साथ ऐड कर दिया और मुझे पता है मैंने इसको उठा के नेगेटिव और पॉजिटिव साइड वाले इलेक्ट्रोड के साथ इस तरह से जुड़ा हुआ है, जब मैं इलेक्ट्रिसिटी ऑन करूंगा, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी ऑन करने के बाद जो प्रोसीजर होगा उसको बताने से पहले मैं आपको एक और बात बताऊं कि जो नेगेटिव साइड है, क्यों हम मटेरियल को नेगेटिव साइड पे रखते हैं, दिस इज बिकॉज इफ वी आर सेपरेटिंग डीएनए, तो हमें पता है कि डीएनए के ऊपर चार्ज कौन सा होगा, नेगेटिव होगा, तो वो जब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, सिंपली मूवमेंट। ठीक है, हम इसलिए नेगेटिव वाली साइड पे वेल्स करते हैं क्योंकि डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और जब हम उसको इलेक्ट्रिसिटी ऑन करेंगे, ठीक है, यहाँ पे ये डीएनए है हमने डाल दिया, जब इलेक्ट्रिसिटी ऑन करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी ऑन करने के रिजल्ट में क्या होगा कि यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास एक रेस स्टार्ट होती है, ठीक है, और वो रेस कैसे होती है, स्मॉलर इस तरह से जो डीएनए के फ्रेगमेंट है वो क्या हो जाती है, अलग हो जाती है ऐसे, और हमें ये स्ट्रक्चर जब जो इमेज है वो ऐसे नजर आता है। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, एग्जांपल इस तरह से है कि मेरे पास एक फॉरेस्ट है, ठीक है, लेट्स सपोज
मेरे पास क्या है, इस तरह से एक फॉरेस्ट है, बहुत घना फॉरेस्ट है, इस तरह से सो ऑन ऐसे, ठीक है, फुल बड़े दरख्त भी है, इस तरह से सारा सो ऑन फॉरेस्ट है, जंगल है घना, ठीक हो गया। और मेरे पास यहाँ पे मैं चाहता हूँ, ये इसकी ए साइड है, ये इसकी बी साइड है, एंड आई वांट के मेरे पास जो है ना एक इस तरह से, ठीक है, ये एक चूहा है, ठीक हो गया, और एक मेरे पास जो है, लेट्स सपोज मैं कह देता हूँ कि ये एक जो है ना वो एलिफेंट है, ठीक है, ठीक हो गया, एलिफेंट। अब मैं क्या करूं कि इस एलिफेंट को और इस चूहे को रेस लगवाऊं कि भाई ए साइड से बी साइड तक तुम लोगों ने जंगल से गुजर के जाना है। तो आपको आइडिया है, ठीक है, सोचे जरा कि सबसे पहले बी साइड पे कौन पहुंचेगा, रैट या एलिफेंट? जी सोचे जरा, बताएं शाबाश, क्या पहुंचेगा हमारे पास? ठीक है, रैट। वाई? बिकॉज रैट बहुत स्मॉलर इन साइज होता है और ये इन छोटे छोटे रास्तों से ऐसे 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 वो एंड तक पहुंच जाएगा, जबकि जो एलिफेंट है वो यहाँ से इसमें टकराएगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो यहाँ टकराएगा, फिर इसका आहिस्ता आहिस्ता यहाँ टकराएगा। इसका मतलब क्या है? ये मैंने एग्जांपल क्यों दी, मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूँ, ठीक है, इसको रेज करता हूँ और आपको बताता हूँ। लेट्स सपोज दो लोग हैं, ठीक है, एक जो है ना वो भाई जी बहुत मोटा है, ठीक हो गया, और एक बिल्कुल बेचारा मेरे जैसा स्मार्ट है। अब इन दोनों की रेस करानी है। अब जब दोनों की रेस होगी तो याद रखना कि जो स्मार्ट है ये आपको पता है बी पॉइंट पे बहुत जल्दी पहुंचेगा, जबकि इसका वेट बहुत ज्यादा है तो ये पीछे रह जाएगा। सेम इसी तरह हमारे पास याद रखना कि जो डीएनए जब हम उसको रोटेट मूव कराते हैं ना, जब हम उसको मूव कराएंगे नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, इलेक्ट्रिसिटी आपको पता फ्लो होगी, तो जो यहाँ एंड पे पहुंचेगा ये स्मॉलेस्ट डीएनए होगा, और जो यहाँ स्टार्ट में रह जाएगा ये हैवीएस्ट डीएनए होगा, ठीक हो गया। अब एक और सेंस में एंटीटेस्ट में पूछा जाता है, नेगेटिव साइड जो हैवी पार्टिकल है डीएनए का वो किस साइड पे ज्यादा रहेगा, डीएनए नेगेटिव साइड। अच्छा, हैवी साइड किस साइड पे रहेगा, जो हल्का है डीएनए वो किस साइड पे रहेगा, पॉजिटिव साइड पे, ठीक हो गया। यहाँ पे मैं इसको वापस आपको लेके जाता हूँ, यहाँ पे मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, ये देखिएगा जरा, ये देखिए इस तरह से हम क्या करते हैं, जेल होती है उसके अंदर हम वेल्स बनाते हैं और उसके अंदर हम उन वेल्स के अंदर हम डीएनए ऐड कर देते हैं। ये देखिए जरा, जब हमने ऐड किया ये इसके अंदर, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी के साथ इसको ऑन किया, ठीक है, सैंपल डालने के बाद जब पावर सप्लाई ऑन की, ये आपको नजर आ रहा होगा कि ये बैंड इस तरह से अलग हो जाता है, ठीक है। मैं दोबारा दिया, देखो फिर दोबारा से हमने ओवन में वो सोल्यूशन लिया, ठीक है, जिसके अंदर हमने एग्रोज डाला, एग्रोज एंड बफर, बफर हम सॉल्वेंट को कह लें, आप बस अपने लिए याद है। उसके बाद हमने उसको ऐड किया उस टब लाइक स्ट्रक्चर के अंदर, उसकी ये जेली बन गई, उसके अंदर हमने पोर्स क्रिएट कर लिए, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या किया कि इसके अंदर जो है वो इस तरह से ये डीएनए सैंपल ऐड कर दिया, फिर हमने उसको इलेक्ट्रिसिटी के साथ सोर्स के साथ अटैच किया, इलेक्ट्रोफोरेसिस। उसके बाद क्या होगा कि ये डीएनए हमारे पास आगे अलग हो गए, ठीक है। ये दोबारा देखें, इस तरह से ये प्योर और बिल्कुल पैक्ट जो इमेज आपको यहाँ पे एनिमेशन शो हो रही है, ये बिल्कुल हूबहू एग्जैक्ट डीएनए के फ्रेगमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे होल्स होते हैं, जब ये डाउनवर्ड मूव करता है डिपेंडिंग अपॉन द साइज एंड चार्ज, क्या होगा कि जो डीएनए का फ्रेगमेंट है वो क्या करेगा, पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा। समझ आ गई इस बात की, ठीक हो गया। ये दूसरी चीज है वो आपने याद रख लेनी है, ठीक है। ये तो होगी हमारे पास जिसको हमने क्या कह दिया, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब पीसीआर जो हमने पीछे पढ़ा है, ठीक है, पीसीआर हो गया, और उसके बाद जो है वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये दोनों टर्म जो है वो दोनों चीजें आपने यहाँ याद रखनी है, ठीक है। ओके, हम लोगों ने ये देख लिया, पीसीआर देखा, उसके बाद हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब दोनों को इनकॉर्पोरेशन करूंगा मैं और दोनों की एप्लीकेशन आएगी, एंड दैट इज एनालाइजिंग डीएनए। ये बड़े मजे का टॉपिक अभी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, इसको जरा गौर से देखिएगा, गौर से समझिएगा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है, फिंगरप्रिंटिंग ये हम इसको क्या देते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें ना जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है ये फोरेंसिक में बहुत ज्यादा यूज होती है, आपने सुना होगा फोरेंसिक, ठीक है। फोरेंसिक्स में अगर हम बात करेंगे, आपने अक्सर टीवीज में, शोज में, मूवीज में, ड्रामास के अंदर देखा होगा कि वो क्या करते हैं कि जो है ना वो किसी जगह पे, स्पेशली जो सीआईडी बड़ा एक मशहूर ड्रामा है, ठीक है,
कि जी अभिजीत यहाँ पे कुछ हुआ होगा, यहाँ तो कुछ ना कुछ हुआ है। तो एक्चुअल में वो क्या करते हैं कि क्या होता है कि कहीं ना कहीं अगर गॉड फॉरबिड मर्डर हुआ है, ठीक है, गॉड फॉरबिड मर्डर हुआ है, तो मर्डर को कैसे पता चलाया जाएगा कि मर्डरर ये है, इस बंदे ने इसका मर्डर किया है, ठीक हो गया। तो इस तरह से इसको फोरेंसिक्स के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा, अगर कहीं पे कुछ चोरी हो गई है, ठीक है, तो इस तरह से जो इवेंट्स होते हैं उनको बायोलॉजिकली भी प्रूव किया, यानी बायोलॉजी का, बायोटेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा रोल है उसमें, ठीक हो गया। तो अब कैसे हम पता करेंगे कि हमारे पास डीएनए एनालिसिस जो है वो किया जाता है, मिसाल के तौर पे। अच्छा, इसको पढ़ाने से पहले मैं एक टॉपिक आपको छोटा सा बताना चाहता हूँ, वो है, एक टर्म है RFLPs। RFLPs क्या होती है? इसको हम कहते हैं रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक। ये टर्म याद रखनी है, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा तब जब आप ये टॉपिक पढ़ लेंगे, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली आपको तब समझ आ जाएगी। अब जरा गौर से इसको अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं कि ये है क्या है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स के मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, नेम ऐड कर लेता हूँ, फर्ज करें, ठीक है। मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो है एक स्टूडेंट है, लेट्स सपोज महरोज है, ठीक है, फरमान है, ठीक हो गया। इसी तरह मेरे पास जो है वो जरश है, ठीक है। इसी तरह और कौन है जी, लेट्स सपोज हम कह देते हैं जी फातिमा है, ठीक हो गया। इसी तरह कलीम है, लेट्स सपोज ये मेरे पास स्टूडेंट्स हैं, ये 5 लोग हैं, ठीक है। अब जरा गौर से अंडरस्टैंड करना, मैं क्या करता हूँ, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मुझे शक है, ठीक है, मुझे शक है कि जी जो है ना कोई एक आप कह सकते हैं कि क्राइम हुआ है, कुछ भी क्राइम, हम जनरली कह देते हैं कि कोई भी क्राइम, मर्डर तो नहीं हम कहेंगे इसको, हम कुछ भी कह लेते हैं, चले ऐसा करते हैं कि जी कोई एक जो है ना वो चोरी हो गई है, ठीक है, और ठीक है, और इन 5 लोगों पे जो है वो शक है कि जी इन लोगों ने जो है वो क्या है, जो है वो चोरी की होगी या क्राइम किया होगा, ठीक हो गया। अब जिस जगह पे क्राइम हुआ है, ठीक है, लेट्स सपोज वो जो साइट है, ठीक, उस साइट पे क्या होता है जी, विजिट करते हैं जी, देखते हैं किस तरह से ये हमारे पास सारा का सारा जो हुआ है, साइट पे विजिट किया तो पता चला कि जी वहां से हमें ना कुछ ब्लड के कह ले, या आप कह सकते हैं कुछ स्लाइवा कह ले, ठीक हो गया, कोई भी बॉडी पार्ट्स, कोई हेयर्स कह ले इवन, ठीक है, इन ये चीजें मिली, ठीक हो गया, उस जगह से। और मुझे शक है कि इनमें से किसी ना जो है ना वो क्या है, चोरी की होगी। मैं क्या करता हूँ, ठीक है, इन 5 लोगों को हिरासत में दिलवा के, ठीक है, इन 5 का डीएनए टेस्ट करवाता हूँ, ठीक है, ताकि मैं चेक कर सकूं वाकया ही हमारे पास जो है को जो है क्या चोरी की है या नहीं की है। अब मैं क्या करूंगा, जरा गौर से देखना, महरोज से मैंने डीएनए लिया, ठीक है, तो अब हमारे पास ये है, लेट्स सपोज महरोज का डीएनए, ये है जी फरमान, ये है हमारे पास जरश का डीएनए, ये मैंने ले लिया फातिमा, और ये मेरे पास है कलीम का डीएनए, ठीक हो गया। नाउ अब जरा देखिएगा हमारे पास कि जब डीएनए मैंने ले लिया, अब डीएनए के अंदर गौर से सुनना जरा, डीएनए में मैं आपको याद हो हम लोगों ने इस्तेमाल किए थे एंजाइम, और वो एंजाइम का नाम था RE, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब जरा गौर से देखना, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम 2 फर्ज करो मैं ले लेता हूँ, EcoR1 और हिंडी 3, ठीक है, हिंडी 3, 2 एंजाइम ले लिए, ठीक हो गया, और उस एंजाइम को हिंडी 3, ठीक है, वो दोनों एंजाइम मैंने लिए। अब याद रखना कि हमारे पास वो जो एंजाइम थे, एंजाइम की दोनों की एक एक रिस्ट्रिक्शन साइट है, आपको पता है, ये एक स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे अटैक करता है, ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे अटैक करता है। अब मेरे पास, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि जी मेरे पास जो महरोज में जो डीएनए है, उसके डीएनए के अंदर जो EcoR1 है ना, वो ब्रेक करता है इस जगह पे और इस जगह पे,
इसी तरह फरमान की अगर हम बात करेंगे तो उसमें इको R1 की साइट है ही नहीं, ठीक है, उसके अंदर साइट है ही नहीं। उसके बाद फातिमा का अगर डीएनए लेंगे, उसमें फर्ज करें वो कहता है जी इस रीजन के ऊपर और इस रीजन के ऊपर डीएनए जो वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेगा, कट क्रिएट करेगा, ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह अगर हम फातिमा का डीएनए लें तो फातिमा में जो है ना वो इस जगह पे कटिंग होती है, ठीक है, यानी रिस्ट्रिक्शन साइट मौजूद है इको R1 की। और अगर हम कलीम की बात करेंगे तो कलीम में इस जगह पे भी है, इस जगह पे भी है, इस जगह पे भी है और अगेन इस जगह पे भी है। समझ आ गई इस बात की? यानी 4 जगहों पे हमारे पास जो है वो हमारे पास क्या होगा, ये आपका। अब हमारे पास, अब जरा गौर से सुनना जरा, ठीक है। अब हम अगर हम बात करेंगे कि ये 4-5 हमारे पास जो है वो डीएनए के फ्रेगमेंट, मैं क्या करूंगा अब कि मुझे इस जगह से, इस साइड से जो डीएनए मिला, ठीक है, इस साइड से जो डीएनए मिला वो फर्ज करें मैं कहता हूँ कि जी मेरे पास जो है ना जो है ये इसका जो है हमारे पास डीएनए है, सपोज मैं कहता हूँ ये डीएनए है जो मुझे यहाँ से मिला। अब मैं क्या करूंगा, जरा गौर से देखना, मैं क्या करूंगा, मैं इन सब का डीएनए लूंगा 5 लोगों का, ठीक हो गया, 5 लोगों का डीएनए लूंगा, ये भी ले लिया, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, और मुझे जो उस जगह से मिला वो भी लूंगा, ठीक। उसके बाद मैं क्या करूंगा कि इनको जो है ऐड करूंगा किस तरह से कि ये मेरे पास ये इस ट्यूब के अंदर जो है ना डीएनए पड़े हुए हैं सबके, अलग अलग ट्यूब के अंदर, ठीक है, ये अलग अलग ट्यूब के अंदर क्या है इस तरह से पड़े हुए हैं, सारे के सारे सारों के डीएनए, ठीक हो गया। मैं इसको कह देता हूँ कि ये महरोज है, ठीक है, ये फरमान का डीएनए था, ये जरश का डीएनए था, ये फातिमा का डीएनए था, ये कलीम का डीएनए था, और ये उस रीजन से, ठीक हो गया, उस जगह से हमें मिला जो कि एक्चुअल में हमारे पास आप कह सकते हैं कि जो क्राइम हुआ यानी क्राइम सीन से जो हमें जो है मिले, स्पेसिफिक मिले हैं, उसको कह सकते हैं, ठीक हो गया। तो हम ये क्राइम सी इसको मैं लिख देता हूँ। अब मैं क्या करूंगा कि इन सब के अंदर वहां से, इन सब के अंदर मैंने 2 एंजाइम ऐड किए थे ना, यानी इको R1 और हिंदी 3, ये मैंने एंजाइम जो है वो क्या किए, यूज किए थे, यूज करने हैं। अब मैंने इनके अंदर डीएनए पड़ा हुआ है, जब मैं इन दोनों एंजाइम को इसके अंदर भी ऐड करूंगा, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी, तो क्या होगा इसका रिजल्ट, जरा गौर से देखना। इसके रिजल्ट में क्या होगा, एक फ्रेगमेंट ये बनेगा, ये बनेगा और ये बनेगा, ठीक है ना, 2 जगह पे काटेगा ना, यहाँ पे यहाँ पे। इसी तरह इसमें कोई फ्रेगमेंट नहीं बनेगा, नो, इसके अंदर जो है वो एक ये बनेगा, एक बड़ा सारा बनेगा और ये इस तरह बनेगा। इसके अंदर इक्वल लेंथ के 2 बन जाएंगे और इसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे बन जाएंगे। अब इसके अंदर भी हमारे पास बनेंगे मगर हमें वो नहीं पता, हम चाहते हैं कि मैं चेक करूं कि इनमें से कौन जो है वो हमारे पास है, वो जो है वो है जी है चोर है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं उस जेल को लेता हूँ, ठीक है, ये मेरे पास आ गई लेट्स सपोज जेल, ठीक हो गया, ये मैंने जेल ले ली, ठीक है। अब इस जेल के अंदर मैंने जो है वो क्या किया जी, पोर्स क्रिएट जो वो कर लिए, ठीक है, मैंने आपको बताया कि वो हमें स्टार्ट में जो वो रिक्वायरमेंट होती है, ठीक हो गया। तो मैंने क्या करी 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक हो गया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको नंबर असाइन कर देता हूँ, लेट्स सपोज फर्स्ट वन में हम ऐड करेंगे महरोज का डीएनए, यहाँ से उठाया इसको ऐड कर देंगे इस होल के अंदर इस तरह से, ठीक है, इस तरह ऐसे। इसी तरह सेकंड वन में हमने फातिमा फरमान रख लिया, थर्ड के अंदर हमने जरश रख लिया, इसके अंदर हमने फातिमा का डीएनए रख लिया और इसके अंदर हमने कलीम का रख लिया, और यहाँ पे हमें उस सी फॉर चोर कह ले उसका डीएनए, यानी हमें नहीं पता। हम क्या करेंगे, आप जरा गौर से देखना, जब हम डीएनए को रन करेंगे, ठीक है, जब हम डीएनए को रन करेंगे तो रन किस तरह से कि मैंने बताया था कि इसको हम नेगेटिव साइड पे जोड़ देते हैं और इसको पॉजिटिव साइड पे जोड़ देंगे और इसको बाद उसको फर्दर अटैच कर देते हैं किसके साथ, इलेक्ट्रिसिटी सोर्स के साथ। जब हम उसको इलेक्ट्रिसिटी सोर्स से अटैच करेंगे तो डीएनए क्या होगा, रन होगा। अब इसमें कितने महरोज वाले जो डीएनए था वो 3 फ्रेगमेंट, एक सबसे बड़ा था, लेट्स बड़े वाला यहाँ स्टे करता है, छोटे जो सबसे छोटे वाला ये वाला था वो बिल्कुल यहाँ आ गया, ठीक है, एंड पे चला गया, और ये जो ये वाला था वो ये थोड़ा सा यहाँ रह गया, ऐसे ही होगा। इस तरह फरमान की बॉडी के अंदर जो है यानी फरमान के रीजन के अंदर कोई भी जो है हमारे पास बैड यहाँ पे नहीं नजर आएगा।
अच्छा, उसके बाद ज़रश की बात करेंगे तो इसमें एक स्मॉलर आएगा जो बहुत ही छोटा है, वो बिल्कुल मैं कहता हूँ कि ज़रश के केस में जो वो यहाँ आ गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो है हमारे पास यहाँ ये है, तो ये मैं कह देता हूँ कि तकरीबन इस जगह पे आता है बैंड, और दूसरे ये तकरीबन इक्वल साइज के ऑलमोस्ट है, ठीक हो गया। और ये वाले जो और बड़े हैं, ठीक है, ये जो हमारे पास है इसका है जी, ये हमारे पास फातिमा का, ठीक है, ठीक है। सॉरी, ज़रिश का ये हो गया हमारे पास, ज़रिश के हमने ये ले लिया। उसके बाद हमारे पास आ रहा है जी फातिमा। अब फातिमा के अंदर जो है वो फातिमा की जो डीएनए है उसमें दो रीजन आ रहे हैं और वो दोनों हैवी हैं। तो वो हमारे पास लेट्स सपोज एक जो है वो आता है, मैं कहता हूँ यहाँ पे, और एक आता है यहाँ पे, ठीक हो गया। उसके बाद दूसरा हमारे पास रह गया कलीम। तो कलीम में छोटे छोटे फ्रेगमेंट आ रहे हैं, तो कलीम के फ्रेगमेंट फर्स्ट तो मैं कह देता हूँ जी यहाँ 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 और यहाँ आते हैं, ठीक हो गया। और अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो रीजन है ये वाला, ये हमने जो लिया था, जब हमने इसका डीएनए ऐड किया इस वेल के अंदर और इलेक्ट्रिसिटी ऑन की, तो इसके अंदर भी जेल हमारे पास क्या होगा, रन होगा। मैं इसको डिफरेंट कलर डिनेट कर देता हूँ ताकि हमें इंडिकेशन हो, पता चलता है, ठीक है। तो अब होगा क्या कि लेट्स सपोज जो सी वाला रीजन था उसके अंदर हमारे पास फ्रेगमेंट जो है वो थोड़ा ब्राइट करके है, उसके अंदर फ्रेगमेंट यहाँ पे बना, यहाँ बना और यहाँ बना, समझ आ गई। उसके अंदर फ्रेगमेंट कहाँ बना, हमारे पास इस रीजन पे बना है, इस रीजन पे बना है, और हमारे पास ऑलमोस्ट इस रीजन पे बना है। तो अब आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजीली कि चोर कौन है, समझ आ गई। यानी आप देखें इस सी को इसके साथ कंपैरिजन करें, क्या इसके साथ मिलता है, ये इससे थोड़ा ऊपर है, ठीक है। इसको हाईलाइट करता हूँ जरा, ये अब देखिए ये जो पार्ट है ये इससे क्या है, थोड़ा नहीं ऊपर है। इसी तरह ये इसके बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, ये इधर आ रहा है। अच्छा, कलीम तो बिल्कुल बच गया जी, कलीम नहीं है। अच्छा, फरमा देखते हैं नहीं फातिमा को, फातिमा अच्छा, फातिमा के साथ कलीम भी बच गया है, फातिमा के साथ भी मैच नहीं आ रहा। अच्छा, जरश देखते हैं, जरश में यहाँ आता है, यहाँ आ रहा है और यहाँ नहीं आ रहा, और पीछे बच गई है महरोज, ठीक हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि चोर हमारे पास कौन है, महरोज, समझ आ गई। तो सिंपली ये जस्ट आपको बताने के लिए, ठीक है। तो यानी कि हम क्या करते हैं, यहाँ से इस तरह से क्या करते हैं, यानी जो सस्पेक्ट होता है, ठीक है, जो आप कह सकते हैं कि रीजन है कि ठीक है हमारे पास रीजन है, तो वो आपको क्या हो जाएगा, पता चल जाएगी इजीली। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं किसको, विक्टिम को। अच्छा, अब यहाँ पे मैं अब आपको सारी की सारी करने लगा हूँ, इसको कंपाइल करने लगा हूँ। मैंने आपको स्टार्ट में कहा, एक टर्म बोली, स्टार्ट में आपको बोला RFLPs। RFLPs रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, याद रखना। तो मैं आपको यहाँ बता के आ रहा हूँ पीछे RFLPs की केस, उसमें क्या है कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है, जिस तरह यहाँ महरोज था, फरमान, जरश, फातिमा है या कलीम है, हर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के डीएनए के अंदर इन एंजाइम्स के लिए रिस्ट्रिक्शन साइट्स अवेलेबल है। बट उन रिस्ट्रिक्शन साइट्स की जो जगह है ना उस डीएनए के ऊपर वो डिफरेंट है। यानी इसके अंदर यहाँ पे है तो इसके अंदर नहीं है, हो सकता है इसके अंदर यहाँ पे, इसके अंदर सेंटर में हो सकता है, तो डिफरेंट प्लेसेस होती है, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या मैंने आपको वहां बताई थी, रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ, देखो रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉली, पॉली मैनी मॉर्फोफॉर्म्स, ठीक हो गया। रिस्ट्रिक्शन लेंथ, डिफरेंट लेंथ हमारे पास क्या होती है, यानी जब हम एंजाइम को एक्ट कराते हैं, ठीक है, जब हम एंजाइम को क्या कराते हैं, एक्ट करवाते हैं, तो उस सूरत में हमारे पास क्या होता है कि जो एंजाइम्स होते हैं वो ट्रीट करने के बाद डिफरेंट फ्रेगमेंट देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये फ्रेगमेंट है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे, तो डिफरेंट तरह के फ्रेगमेंट बन रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ, डिफरेंट लेंथ के फ्रेगमेंट बन गए हैं, ठीक है। तो इस टर्म को यानी RFLPs को चेक किया जाता है डीएनए को एनालाइज करने के लिए, डीएनए को चेक करने के लिए, ठीक हो गया। ये आपने एक चीज जो है वो याद रख लेनी है, ठीक हो गया। ये हमारा डीएनए एनालाइजिंग के हवाले से जो है वो टॉपिक आपका आता है, ठीक है। अच्छा जी, हमारे पास ओके, तो लेट्स गिव अ मिनट। हमने आज
का जो देखा है, इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक आएगा जस्ट गिव मी अ मिनट, हमारे पास कितनी देर में कर सकते हैं। ये हमने पढ़ लिया था और उसके बाद हमारे पास जीन थेरेपी है और ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म है। ये अबाउट 40 मिनट मैक्सिमम लगेंगे इसको कवर करने के लिए। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में आई थिंक कोशिश करते हैं, ठीक है, वो कर लें। सही हो गया। तो मैं एक दफा रिवाइज कर देता हूँ कि हमने आज क्या क्या पढ़ा। हमने पीसीआर जो है इसको पढ़ा, इसका प्रिंसिपल पढ़ा, फिर हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ा, उसके बाद हमने जो है वो डीएनए एनालिसिस जो है वो पढ़ा। ठीक हो गया ये वाला, ठीक है, ओके हो गया जी।